डीडी किसान, बदलते भारत की शान। फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। देश की जीडीपी में आज भी कृषि का है 18% योगदान। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले बैंकों को दिए AIF उत्कृष्टता पुरस्कार। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय इस वर्ष के अंत तक या जनवरी 2025 तक देश में सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया कर लेगा पूरी। 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स बनाने पर दिया जा रहा है जोर। MSP पर मक्का खरीद के लिए तैयार है मंत्रालय। और विश्व बैंक ने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण मांग में सुधार की बदौलत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का लगाया अनुमान। कहा, चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत की वृद्धि दर बनी हुई है मजबूत। कृषि में अपेक्षित सुधार से ग्रामीण मांग भी बेहतर रहने की उम्मीद। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एग्री श्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया। कृषि निवेश पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों और राज्यों को उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में आज भी 18% योगदान कृषि का है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के पूसा परिसर में एग्री श्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया। कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने देश भर में विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों और राज्यों को उनके प्रयासों की सराहना करते हुए AIF उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की जीडीपी में आज भी 18% योगदान कृषि का है। किसान सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। 50% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि किसान का जीडीपी में 18% योगदान डायरेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट की चर्चा करें तो इससे बहुत ज्यादा है। कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं सामने, जिनके पास टैलेंट है, आइडियाज हैं और स्टार्टअप शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन उनको जो आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको धन की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ने के लिए उनको फंड्स मिल सकेंगे, पैसे मिल सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कृषि के लिए भी, किसानों के लिए भी, ऐसे स्टार्टअप्स के लिए भी। नए नए आइडियाज आएंगे तो वैल्यू एडिशन करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है खेती, कृषि। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण खेती में अनेकों क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। किसानों की सहायता के लिए यूरिया, DAP खाद में बड़ी सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बीच में तुर्की और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण समस्या हुई तो स्पेशल पैकेज भी दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है खेती, कृषि। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण खेती में अनेकों क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। DAP के दाम बढ़ ना जाए, केवल 1350 रुपया में DAP मिले। आप जानते हैं कि बीच में तुर्की की समस्या के कारण, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण जहाज देर से पहुंच रहे थे, समय ज्यादा लग रहा था, पैसा भी ज्यादा लग रहा था, तो 2625 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया ताकि
खाद की कीमत ना बढ़े और लागत कम बनी रहे, इसके लिए कृषि अवसंरचना निधि योजना 2020 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद प्रबंधन, अवसंरचना और सामुदायिक खेती के संसाधनों का निर्माण करना है। AIF योजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं और विभिन्न बैंकों और राज्यों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। DD न्यूज के लिए दिल्ली से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप मंत्रालय इस वर्ष के अंत तक या जनवरी 2025 तक देश में सभी बैंक्स के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। सहकारी क्षेत्र का विकास, आत्मनिर्भरता के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का सशक्तिकरण विषय पर नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के भीतर 2 लाख नए पैक्स को डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक पंचायत में व्यवहार्य सहकारी समितियों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर भूटानी ने कहा है कि मंत्रालय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद के लिए तैयार है। उन्होंने सभी मक्का किसानों में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत NCCF और नेफेड द्वारा खरीद के लिए किसान पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कराने का आग्रह किया। और केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खास तौर पर किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए। इसको लेकर किसानों में खुशी की लहर है। किसानों ने इन फैसलों पर अपनी खुशी जताई है। आइए देखते हैं इसे लेकर एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में खास तौर पर किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों के तहत 2,817 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर ही मिशन विकसित किया जाने वाला ये मिशन तकनीक की मदद से किसानों के जीवन में सुधार लाएगा। किसान इस फैसले से काफी खुश हैं। हमारी खेती के लिए मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोदी जी की जो कैबिनेट में पास हुआ है बिल जो है, साथ उन्होंने किसानों के हित के लिए कार्य करने के लिए उन्होंने घोषणा की है। इससे किसानों को बहुत बड़ा अच्छा हित होने वाला है। इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है और ऐसे ही काम मोदी जी करते रहें तो हमें बहुत बढ़िया है। जो मंत्रिमंडल में किसानों के हित में जो कार्य किया है मोदी जी ने, वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिससे किसानों को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा और उनकी आमदनी का भी स्रोत बढ़ेगा। मोदी जी ने जो घोषणा की है कल, वो हम लोगों के हित में है और हमेशा के लिए मोदी जी ऐसे ही हमारे लोगों के लिए करते रहें। जो कल मोदी जी ने जो कैबिनेट से जो मंजूरी दी है उससे किसान बहुत खुश हैं और इससे किसान की आय में बहुत मजबूती होगी। मोदी जी ने जो कल जो कैबिनेट में फैसला लिया है किसानों के हित के लिए, उसके लिए उससे बहुत बड़ा रोजगार होगा, किसानों के हित की मजबूती होगी और बहुत ही जब किसान मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं किसानों के लिए और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसानों के लिए बहुत फायदा है और बहुत आय बढ़ेगी जाते हैं और किसान सब खुश रहेंगे और बढ़िया रहेंगे जाते हैं। इसके साथ ही खाद्य और पोषण सुरक्षा, कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सोशल साइंसेज को मजबूत करने का भी फैसला किया गया है। इस कार्यक्रम के 6 स्तंभ हैं और इसे 3,979 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कृषि शिक्षा, प्रबंधन और समाज विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। किसानों का कहना है कि ये फैसला उनके लिए काफी मददगार है। में बहुत अच्छा फैसला लिया है जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 20 मिनट में तुरंत लोन मिल जाएगा। इससे पहले बहुत किसान चक्कर लगाते थे, लोन के लिए मिलता ही नहीं था, तो दलाल थे उसमें वो थे। चौधरी चरण सिंह के बाद पहली सरकार आई है जो किसानों के बारे में सोचती है। जैसे किसानों में बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत सुविधा कर रहे, चलो बढ़िया प्रधानमंत्री आकर जवाब नहीं। जो चक्कर 20 चक्कर लगा, मतलब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
इससे मतलब किसानों में भारी प्रसन्नता फूटी हुई है और मैं भी मोदी जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी को धन्यवाद है कि मोदी जी ने किसानों के बारे में बहुत अच्छा सोचा है। जब से वो प्रधानमंत्री हुए हैं कोई न कोई नई योजना ला करके किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो अब इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए हमारे किसानों के लिए सौगात दी है, उसमें हमारे किसानों को जैसे डिजिटल कराया है और भी कई काम ऐसे हैं, उससे हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, किसान हमारा डिजिटल भी होगा। और इन्होंने एक लोन के लिए जो काम किया है वो सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा काम है। साथ ही कैबिनेट ने पशुधन, स्वास्थ्य, बागवानी के सतत विकास, कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसान इन फैसलों से काफी खुश हैं। कुल मिलाकर किसानों के कल्याण के ये कदम उनकी खुशहाली के लिए बेहद अहम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इस दौरान महिला और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में केंद्र सरकार के कुपोषण मुक्त भारत के सपने को साकार करने का प्रयास जारी है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जगह जगह पोषण माह के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में केंद्र सरकार की कुपोषण मुक्त भारत योजना कारगर साबित हो रही है। जिले के 9 विकास खंडों में 1078 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण माह के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत बच्चों और मां को पोषाहार की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में पोषण माह के पहले सप्ताह एनीमिया और इसकी जांच को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। पोषण अभियान के तहत हमारा जो है सितंबर माह पूरा पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। हमारे जनपद में एक कार्यक्रम सगर में आयोजित किया गया था, जो एक तरह से उद्घाटन कार्यक्रम था इस पोषण माह का, जिसके तहत हमारे सभी विभागीय कर्मचारी, अधिकारीगण और आम जनमानस इसमें सम्मिलित हुए थे। और इस पूरे माह में हम लोग संपूर्ण जनपद में विभिन्न तिथियों के अनुसार गतिविधियां आयोजित करेंगे, जिसका उद्देश्य होगा कि आम जन को पोषण के प्रति जागरूक करना। सर, हमारे पूरे जिले में 1078 आंगनबाड़ियाँ संचालित है, जो पूरे चमोली के 9 ब्लॉकों में कार्यरत है और अपने हमारे जितनी भी आंगनबाड़ियाँ हैं अपने अपने क्षेत्र में पोषण माह का जो कार्यक्रम है, अपने पोषण माह का कार्यक्रम मनाएंगे। पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को पौष्टिक आहार को लेकर जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित किए जा रहे पोषाहार से महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अब ये सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर बेहद खुश हैं। 1 सितंबर से पोषण माह जो हम लोगों का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। उसमें हम लोग जैसे गर्भवती हैं, धात्री हैं और जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें हम पोषण संबंधी जानकारी देते हैं। मैं इस क्षेत्र की लाभार्थी हूँ। मुझे यहाँ से मतलब पूरा लाभ मिलता है। गर्भावस्था से लेके आज मेरा बच्चा 4 साल का है, आंगनबाड़ी में ही पढ़ता है। खजूर, अंडे, केला चिप्स बच्चों को मुझे भी प्राप्त हुआ और बच्चों को भी मिलता है। नैनीताल जिले के सभी विकास खंडों में भी बाल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी में आयोजित एक कार्यक्रम में एनीमिया को लेकर जानकारी दी गई। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाला ये पोषण माह है। ये अब 7वां पोषण माह है हमारा, 2018 से ये शुरू हुआ था। तो इस बार का जो हमारा थीम है वो है सशक्त नारी। तो हम अनीमिया के ऊपर इसमें ज़्यादातर काम करेंगे। अनीमिया के बाद हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है छोटे बच्चों का 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग इसमें होगा। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम, ये भी इसका एक थीम है। और उसके साथ ही अन्य चीज़ें जैसे सुपोषण है और भी जो भी हम करते आए हैं वो सब इस बार हम लोग करेंगे। जहाँ पर पोषण माह का आयोजन किया गया, इसमें सभी हमारी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं उनको निर्देशित किया गया कि किस प्रकार से पोषण द्वारा हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अच्छा पोषण दें, उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। और ताकि हमारे जो शिशु जन्म ले वो स्वस्थ शिशु पैदा हो। पोषण माह अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जरिए सितंबर के महीने में कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह का खान पान करें ताकि किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहें। इस अभियान में 6 साल तक के बच्चों के साथ ही गर्भवती और धात्री महिलाओं के साथ किशोरी बालिकाओं पर भी फोकस किया जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। विश्व बैंक ने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण मांग में सुधार के दम पर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने इससे पहले जून में अनुमान लगाया था कि भारत की वृद्धि दर 6.6% रहेगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत की वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में सुधार से उद्योग में आई मामूली गिरावट की आंशिक भरपाई हो जाएगी और सेवाएं मजबूत बनी रहेंगी। कृषि में अपेक्षित सुधार से ग्रामीण मांग भी बेहतर होगी। अगली खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। विजयवाड़ा जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया। प्रशासन द्वारा बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। इस बीच गुजरात में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में बीते कई हफ्तों से हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। 2 सितंबर को कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई को लेकर ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चालू खरीफ सीजन में साल 2024 के दौरान खरीफ फसलों की बुआई 1087 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हुई है। वहीं बात धान की करें तो साल 2024 के दौरान खरीफ धान की बुआई 408.72 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान 393.57 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई की गई थी। वहीं खरीफ दलहन की बुआई इस साल 125.13 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की खेती 116.66 लाख हेक्टेयर में हुई थी। खरीफ फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ अरहर की बुआई 45,78,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान अरहर 40,74,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। खरीफ उड़द दाल की बुआई में इस साल कमी देखने को मिली है। खरीफ उड़द दाल की बुआई साल 2024 के दौरान 29,62,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि मूंग दाल की बुआई में इस साल इजाफा हुआ है और खरीफ मूंग दाल 34,76,000 हेक्टेयर में बोई गई है। साल 2024 के दौरान खरीफ श्री अन्न की खेती 187.74 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो बीते साल से 6.68 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। तिलहन की बुआई पर नजर डालें तो इस साल खरीफ तिलहन की बुआई 190.63 लाख हेक्टेयर में हुई है और खरीफ गन्ना साल 2024 के दौरान 57.68 लाख हेक्टेयर में बोया गया है, जो बीते साल के मुकाबले 57,000 हेक्टेयर अधिक है। खरीफ कपास की बुआई इस साल कम देखने को मिली है। 2 सितंबर को कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई को लेकर ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चालू खरीफ सीजन में साल 2024 के दौरान खरीफ कपास की बुआई 111,74,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की बुआई 123,11,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। मंगलवार को गुजरात की अधिकतर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में कपास के भाव कुछ इस प्रकार से रहे। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 2 सितंबर को कपास का भाव रहा 5,400 रुपए। 3 सितंबर को इसके भाव में 400 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद भाव 5,800 रुपए हो गया। राज्य की ही बोडेली मंडी इस दौरान कपास के भाव में तेजी रही। यहाँ 2 सितंबर को कपास का भाव था 6,900 रुपए। 3 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,950 रुपए पर जा पहुंचा। राजूला मंडी में बीते सोमवार को कपास का भाव था 5,755 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे में 245 रुपए का उछाल दर्ज किया गया, जिसके बाद कपास 6,000 रुपए पर बिका।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे 21 अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल कपास की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान कपास की पैदावार 325.22 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा में बारिश की संभावना को देखते हुए दलहनी फसलों और सब्जियों की नर्सरी में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। उत्तरी मध्य पठार इलाके में तैयार मिर्च और अन्य सब्जियों की तुड़ाई समय पर करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। पूर्वी घाट के ऊपरी हिस्सों में सब्जियों की पौध को भारी बारिश में खराब होने से बचाने के लिए पॉलीथीन या तिरपाल लगाएं। साथ ही खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा के दक्षिण पूर्वी घाट इलाके में मक्का के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। ओडिशा के इन इलाकों में दलहनी फसलों, मक्का, सब्जियों और मूंगफली के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में धान, मक्का, गन्ने के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की जरूरत है। वहीं अरहर और मूंगफली के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। साथ ही सब्जियों और बागवानी फसलों में भी फालतू पानी जमा न होने दें। आंध्र प्रदेश में कम बारिश वाले इलाके में रागी, मक्का, कपास और अरंडी की फसल में जरूरत के हिसाब से खाद का इस्तेमाल करें। मध्य प्रदेश में सोयाबीन, अदरक, हल्दी और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान कपास और मक्का के खेतों में भी जलभराव न होने दें। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के पठार क्षेत्र में बारिश या किसी और वजह से अगर फसल बर्बाद हो गई हो या जिन इलाकों में अंकुरण कम हुआ हो, वहां के किसान विकल्प के तौर पर कम अवधि वाली लोबियां, तिल, ग्वार, सेम और राम तिल जैसी फसलों की बुवाई की योजना बनाएं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शलजम को तो वैसे मोथ जैसे कीटों का भी हमला हो सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें।
और अब कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया ने आज बंदर सेरी बेगवान में चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत साझेदारी तक बढ़ाने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 1334 जूनियर इंजीनियरों और फोरमैन को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये नियुक्ति पत्र उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित लोगों को दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बबीता चौहान को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बचे हुए भेड़ियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। वन विभाग ने घर घर जागरूकता अभियान चलाया है। साथ ही गाँव वालों से अपील की है कि वे शाम होने से पहले अपने काम से फुर्सत पाकर घर लौट जाएं और खासकर अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान से रखें। बिहार के छपरा में अचानक छज्जा गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मंगलवार रात छपरा के ईश्वरपुर मेले में ऑर्केस्ट्रा के दौरान यह हादसा हुआ है। गांव में महावीरी जुलूस निकल रहा था। लगभग 45% भारतीय कंपनियां अपने मानव संसाधन प्रक्रियाओं में जनरेटिव AI को लागू कर चुकी हैं या इसका परीक्षण कर रही हैं। FICCI और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। विश्व बैंक के भारत में निदेशक अगस्तानो कोउमे ने कहा है कि भारत के पास वस्त्र, परिधान और फुटवेयर के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स व हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट से सहारा समूह को बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ट्राई ने अनचाहे फोन कॉल और अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.75 लाख टेलीफोन नंबर काट दिए हैं। साथ ही ट्राई ने 50 कंपनियों की सेवाएं भी बंद कर दी हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।